कि चुनाव शुरू होने के पहले ही देश की जनता ने अपना मन बना लिया है। ये चुनाव शुरू होने के पहले ही देश की जनता ने पहला दिन वोट पड़ा है, उसके पहले दैट 2024 इज एन इलेक्शन वेयर पीपल ऑफ द कंट्री हैव ऑलरेडी मेड अप देयर माइंड। इट्स अ वेव इलेक्शन, जहां जिस जगह महिला वोट करती है वही व्यक्ति चुनाव जीतता है आज हिंदुस्तान के अंदर। और यही सबसे बड़ा तमाचा है उन लोगों पे जो कहते हैं देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है। बिकॉज दिस इज अ कंट्री वेयर 50% ऑफ द स्टेट्स वर रूल्ड बाय द ऑपोजिशन पार्टी। दिस इज अ कंट्री व्हिच वोट्स नवीन पटनायक इन 2019 ऑन द असेंबली, गिव्स नरेंद्र मोदी 8 सीट्स इन द लोकसभा सेम टाइम। ये स्विंग स्टेट्स क्या होती हैं लोकसभा के इलेक्शंस के अंदर? कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जो डेफिनेटिवली उनको आप देख के पूरे देश का इलेक्शन डिसाइड कर सकते हो? शरद पवार said that eventually all the regional parties have to merge in the Congress. करंट प्रेडिक्शन क्या है? क्योंकि आज मैं बहुत सारे रूमर्स पढ़ रहा था ऑपोजिशन पार्टीज ने, प्रियंका गांधी जी ने, राहुल गांधी ने, केसीआर ने, 3-4 और लोगों ने बोला है, इवन शशि थरूर सेड दैट 272 भी क्रॉस नहीं होंगे, 300 क्रॉस नहीं होंगे। एंड द बीजेपी ऑन द अदर साइड इज सेइंग 400 पार होगा इस बार, और हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल बदलाव ले आएंगे। ये बयान दिया है डिप्टी सीएम ऑफ राजस्थान दिया कुमारी ने। सो मैंने वो बयान उनका एग्जैक्ट नहीं सुना, ज्योति मिर्धा टाइप ने किसी ने कहा था ये जो बयान कॉन्स्टिट्यूशन वाला। इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बड़ी रैली से स्पष्ट कर दिया कि जब तक मोदी जिंदा है तब तक संविधान को कोई छू नहीं सकता। सो आई वुड रादर गो विद व्हाट द प्राइम मिनिस्टर हैज सेड, व्हिच इज देयर, एंड नॉट वंस, ट्वाइस, थ्राइस एंड 4 टाइम्स। एंड इनफैक्ट आज की तारीख में दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, इट्स अ लाई। एंड एक चीज़ मुझे बताओ, 10 साल तक मोदी जी सरकार में रहे, है ना, 10 साल हो गए, फुल मेजोरिटी गवर्नमेंट रही 10 साल। 10 साल में कौन से संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को चैलेंज किया? नॉट इवन वन। बट दे रिपील्ड द कश्मीर आर्टिकल, नो, व्हिच इज वेरी गुड फॉर द कंट्री यार। वरना पर आप कह रहे हो ना कि संपर्क नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर में कौन सा अमेंड किया? क्या आर्टिकल 19 में अमेंड किया? क्या लोगों के फ्रीज में? किसी में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है, मतलब संविधान की मूल धारा है, मतलब आर्टिकल 19 फ्री स्पीच, इक्वालिटी, किसी में कुछ नहीं चेंज किया। ये तो आर्टिकल 370 को अमेंड इसलिए हटाया इसीलिए गया क्योंकि उसके कारण देश के अंदर 70 साल तक जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अगर फैला और आतंकवाद के परस्त नेता जो पैदा किए गए वो सिर्फ आर्टिकल 370 की वजह से पैदा किए गए। अदरवाइज आर्टिकल 370 इन एसेंस वाज अ टेम्पररी प्रोविजन। It was allowed to be to continue for 70 years, and a temporary provision के नाम पे आपने क्या किया? जम्मू कश्मीर के बच्चों के हाथ में पत्थर दिए, आपने यासिर गिलानी जैसे आतंकवादी नेताओं को पैदा किया, आपने वैली के अंदर एक ऐसी राजनीति को बढ़ा दे दिया कि जो भी पाकिस्तान की बात करेगा उसको वोट मिलेंगे, और आपने ऐसा झूठ फैलाया। आज की तारीख में जम्मू कश्मीर में मैं गया हूँ लाल चौक पे, आप जाइए लाल चौक में, आप खुलेआम वहाँ पे एटलीस्ट जा सकते हैं लाल चौक के। आज टूरिज्म जम्मू कश्मीर के अंदर हर दिन बढ़ रहा है, और पिछले 10 साल के अंदर सबसे ज़्यादा टूरिज्म आज की तारीख में। और एक देश के अंदर कभी भी 2 झंडे नहीं हो सकते, ये कभी सोचा भी नहीं गया था, और दैट इज अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। तो अगर एक बात आप बोलेंगे जो सरकार ने सबसे अच्छी की मेरे हिसाब से आर्टिकल 370। सो व्हाट डू यू थिंक इज द प्रेडिक्शन फॉर दिस इलेक्शन की 400 आ रहे हैं या 270? देखो मैं एग्जैक्ट नंबर तो अभी नहीं बोल सकता क्योंकि इलेक्शन कमीशन गाइडलाइन, बट व्हाट आई कैन टेल यू फॉर श्योर कि मैंने जिसके पहले भी कहा था कि चुनाव शुरू होने के पहले ही देश की जनता ने अपना मन बना लिया है। ये चुनाव शुरू होने के पहले ही देश की जनता ने पहला दिन वोट पड़ा है, उसके पहले ही। और आप मेरे ये हर ट्वीट्स उठा के देख लीजिए, पीपल ऑफ दिस कंट्री अकॉर्डिंग टू मी लास्ट व्हिच आई सेड इन द ओपिनियन पोल आल्सो हैव ऑलरेडी मेड अप देयर माइंड दैट दे वांट टू सी नरेंद्र मोदी बैक एज द प्राइम मिनिस्टर थर्ड टाइम। और लोग, आपने ये सेंटिमेंट एनालिसिस करा है, ट्वीट्स देखी हैं आप ग्राउंड पे? हाउ ट्वीट से कुछ नहीं करता, हाउ डज अ पोलस्टर लाइक डिसाइड? सो आई विल टेल यू व्हाट आई बिलीव, and this is what I see, that and this is what I've written in the book also, that 2024 is an election where people of the country have already made up their mind. It's a wave election. So there are 2 types of election. One is a wave election and one is a non-wave election. A wave election is where there is a clear majority verdict which comes. Irrespective चाहे बाकी सब कुछ भी करते रहें, जब जनता मन बना लेती, दैट इज, अगर दूसरा चुनाव होता है जैसे मान लो राजस्थान का चुनाव 2018 का हुआ, जिसमें लोगों ने लगा कांग्रेस बनानी, पर वहाँ पे बस लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल के इश्यूज इंपॉर्टेंट हो गए, तो कांग्रेस जिसको 130 सीट मिली थी वो 100 सीट पे आ गई थी, बट स्टिल कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। तो इस इलेक्शंस के अंदर मैं कह रहा हूँ कि लोगों ने अपना मन ऑलरेडी बना लिया, मैं आपको बताऊंगा क्यों। पॉइंट नंबर 1, इस देश में 50% लगभग इलेक्टोरेट ब्रदर इज विमेन इलेक्टोरेट। इस दुनिया 50%, 48-50%। इस दुनिया के लोग जो जेंडर के ऊपर ज्ञान देते हैं, विमेन एम्पावरमेंट पे ज्ञान देते हैं, मैं उन सबको कहता हूँ कि इस देश के अंदर दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहाँ जिस जगह महिला वोट करती है वही व्यक्ति चुनाव जीतता है आज हिंदुस्तान के अंदर। सो इंडिया हैज मूव्ड अवे फ्रॉम एम वीटो विच इज द माइनॉरिटी वीटो टू न्यू एम वीटो विच इज द विमेन और द महिला वीटो। सी एनी इलेक्शन,
Mamata Banerjee, women voted, she won in Bengal. Yogi Adityanath, women voted, he won in Uttar Pradesh. Narendra Modi ji, women voted in 2014 and 19, he won both the elections. Delhi Aam Aadmi Party, women voted, Aam Aadmi Party won the election. DMK women voted, DMK won the election. Any election you take, wherever the women of this country have voted, that person has come to power. Number one. At this moment, when you speak to the women and you do a basic exam, you do one thing. You take your Mercedes and do a 500-kilometer ride from Faridabad to any part of this country, and you stop and talk to people. You talk to 10 women, 7 will tell you that they want Narendra Modi. 7. And this is not because of any ideological reasons. This is because they are, and as rural areas you will go, you will see more support for him. Because you are on the ground, you see his schemes reaching and delivering on the ground. And this is not what I am giving you as an opinion, this is what I am telling you as a fact when I have traveled on the ground. So when you speak to the women, you see that there is a complete clarity in the women of the country to vote back the Prime Minister, which is there. So which is 50% of electorate. So imagine that there is a seat which has 1,000 margin. I am giving example. And there are 1,000 voters hypothetically, 500 men and 500 female. Out of 500 female, if 400 female go ahead and vote one party, even in the other 500, if there is a split, that doesn't matter because the seat is won by the party where the women are voting. That's how it has happened, and this is what it will happen again. So this is point number one. Point number two is, if you look in the entire map of the country, there is no place in this country from where BJP is getting depleted in a very big way and not able to recover. Haryana, it is not finishing as a party. There are 3 seats which are in contest where the Congress can do well. And I don't know, whenever we release the podcast, we don't know how situation changes. So if 10 out of 10 the BJP got last time, it can come to 7, but it is not getting to 1 or 2. So let's imagine that there is a, let's take your logic forward. There is a hypothetical 3-seat loss. In Telangana, they got 4 seats last time. This time they can get 8 seats. So there is a 4-seat gain there. Right. In Odisha, they got 8 seats last time. This time they can get more than 15 seats. There is a 6-seat gain there. In Uttar Pradesh, they got 62 seats. This time they can get more seats. Do you think Modi can take Odisha from Patnaik? I will not comment on the assembly elections because I have not done the polling of the assembly, but what I can give this to you in writing on a blank piece of paper, that Odisha, the Bharatiya Janata Party, will get much more seats than the BJD this time. There is a strong current for Narendra Modi. कौन सी ऐसी states हैं जहाँ पे आपको लगता है कि impenetrable है BJP के लिए? Is it West Bengal? West Bengal, they will do much better than last time. They can, if voting happens properly, Bengal is a different state altogether. So What do you mean? देखो, बंगाल में ना चुनाव में वोट डालने से ही सिर्फ चुनाव नहीं जीता जाता है. बंगाल में वोट डलता है, उसके पोलिंग बूथ के बाद वो कहाँ रखे जाते हैं, कैसे मैनेज होता है, कितनी फर्जी वोटर हैं कि नहीं है, बहुत सारे, क्योंकि बंगाल इलेक्शन मैंने बहुत क्लोजली देखा है. आई एम द सेम गाय हु प्रेडिक्टेड बंगाल बैंग ऑन इन 2019 इन दिस कंट्री. बैंग ऑन, nobody did it. Please tell your research team to find. I am the same guy who said Mamata Banerjee will lose Nandigram in 2021 along with the vote margin. And I am the same guy who could not get the 2021 Bengal elections correct. Assembly. In the election where I said Mamata is losing. Nobody in this country could say in public domain, in fact, said that Mamata is losing. I got the margin of Mamata also correct. Then that is when I understood that it is just not about the public sentiment in Bengal. It is much more than that. And so Bengal, that's where I don't want to make an outright statement, but there is a strong current against the Mamata. आप मेरे को ये समझाओ कि क्या even if you gain more seats per election, would you consider that a cumulative win for a political party? कि अगर आपका 30 साल रूल करने का प्लान है और आप हर एक इलेक्शन में इंक्रीमेंटली सीट्स गेन करते हो, डू यू काउंट दैट एज अ विक्ट्री डिस्पाइट द फैक्ट दैट यू स्टिल डोंट हैव द स्टेट, यू मेक द गवर्नमेंट इन द स्टेट में तो अलग पार्टीज आएंगी जाएंगी, यही हमारे डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खूबसूरती है. और यही सबसे बड़ा तमाचा है उन लोगों पे जो कहते हैं देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है. बॉस, दिस इज अ कंट्री वेयर 50% ऑफ द स्टेट्स वर रूल्ड बाय द ऑपोजिशन पार्टी. दिस इज अ कंट्री व्हिच वोट्स Naveen Patnaik in 2019 on the assembly, gives Narendra Modi 8 seats in the Lok Sabha. Same time. That's so strange, by the way, how that works. Not strange. People are very clear. That's what I'm saying. The people are the wisest. They're the most clever. They know कि भाई किसको वोट डाला जा रहा है ना. So जो पत्रकार नहीं घूमते जनता में, उनको लगता है उनका ज्ञान ज्यादा, वो नहीं समझ पाते. This is where the country's democracy's real strength is, which is its people. So please understand that. Now coming to the entire thing, if Narendra Modi ji comes back as the Prime Minister a third time, which according to me he's coming, he will be the only leader in this country who will be able to increase its mandate with the time he's been in government, which means that इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी को 2014 में 90% सीटें मिली 60% ऑफ द ज्योग्राफी से, वेयर ही गॉट 282 सीट्स. फिर उनका ज्योग्राफिकल बेस और बढ़ गया
और उनको 303 सीटें मिली और वोट शेयर भी बढ़ गया 32 से 37%। अब उनका ज्योग्राफिकल बेस और बढ़ रहा है, तो कहीं से कुछ कम हो रहा है तो कहीं से और बढ़ेगा भी। तो अगर ये पूर्ण बहुमत से भी आते हैं तो इस देश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि नॉन इमोशनल इशू के अंदर कोई व्यक्ति तीसरी बार प्रधानमंत्री बना है विद फुल मेजोरिटी। बताओ मुझे कोई। इस बार के क्या मुद्दे हैं? आर द इमोशंस लोगों में क्लैरिटी। देखो, इस दुनिया में एक चीज समझो, और ये ह्यूमन साइकी होती है दोस्त, कोई भी कंफ्यूजन को वोट नहीं करता है। अगर कंफ्यूजन में आदमी तभी वोट करता है जब उसको बहुत गुस्सा होता है एक पार्टी से, एक लीडर से। अभी नरेंद्र मोदी जी के प्रति देश भर में कोई गुस्सा नहीं है। लोगों को उनके काम, अगर आप कहीं भी ट्रैवल करो, कॉमन मैन से बात करो, लोग उनके काम के बारे में बात करेंगे। कोई बोलेंगे कि I will give him that. He's a very, very clear-headed person. He has a clear vision that he sets out in the country. पीपल डोंट, जो उनको नहीं चाहते, पर जनता उनको चाहती है। तभी जाके वो आदमी ने 7 करोड़ 80 लाख वोट्स थे बीजेपी के 2009 में। कितने? 7 करोड़ 80 लाख। कांग्रेस के कितने वोट्स थे 2009 में? 10 ऑड करोड़ वोट्स। 2014 में बीजेपी के वोट्स कितने बढ़ गए? 7 करोड़ 80 लाख से 15 करोड़। ये एडिशनल क्यों है? नरेंद्र मोदी की इनटू द स्कीम। कांग्रेस के कितने वोट? You're saying he got new voters in. यस, आई एम Register कराए वोटर। रजिस्टर नहीं, वोटर वो नरेंद्र मोदी के नाम पे भाजपा को लोगों ने वोट डाले। So, नरेंद्र मोदी जब से प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बीजेपी के डिक्लेयर हुए 2014 में, तो बीजेपी के टोटल वोट्स बढ़ गए 7 करोड़ 80 लाख से 15 करोड़ तक। कांग्रेस के वोट कितने रहे? 10 करोड़ के राउंड ही। 2019 का इलेक्शन देखो, कांग्रेस के वोट कितने रहे? 10 10.5 करोड़ या 11 करोड़ के राउंड। बीजेपी के वोट कितने हो गए? 22 करोड़ पे। तो नरेंद्र मोदी ऑन हिज नेम हैज इंक्रीज वोट्स फ्रॉम 7 crore 80 lakhs for the BJP to 22 crore, and it can go up further this time. अब कुछ लोग ऐसे भी बोल सकते हैं यार आपकी सेफोलॉजी बायस्ड है, आपने तो किताब लिखी हुई है इसके ऊपर। नहीं, बायस नहीं है, पूरी क्लियर है। पिछली बार मैंने किताब लिखी थी चुनाव के बाद में। पिछली बार चुनाव के पहले सब लोग बोल रहे थे हंग हाउस आएगा। आप उठा के देखना ट्विटर पे, किसी एक अभिषेक बैनर्जी ने भी, बैनर्जी पॉलिटिकल एनालिस्ट ने भी डाला है कि सब कह रहे थे कि हंग हाउस आएगा 2019 इलेक्शंस के पहले, मुझे याद है। और तब तो कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट भी बनाई थी, राइट? They were strong, yeah. मैंने आई हैड एट दैट टाइम सेड दैट मोदी इज कमिंग विद अ क्लियर मैंडेट विद मोर देन 300। 2.5 से 3 महीने मुझे गालियां पड़ी थी उस वक्त। कितनी? 2.5 से 3 महीने। कोई विश्वास नहीं कर रहा था, भाजपा वाले ही नहीं विश्वास कर रहे थे कहीं कि ऐसा कैसे हो सकता है। पर मुझे क्लैरिटी दिखी थी जमीन पे, मुझे बहुत सिंपल पिलर थे। अब मुझे और ज्यादा क्लैरिटी दिखती है जमीन पे। और अब तो सामने कोई ऑपोजिशन के अंदर व्यक्ति दिखता भी नहीं कि जिसको वोट किया जाएगा। आपके हिसाब से अभी when the BJP comes to power, if and when के पे आता हूँ मैं पहले, इससे पहले क्या is there only a black swan event can change what I'm saying. What is that black swan event? a meteor hitting India? Sorry? A meteor hitting India? What I'm saying is black swan का मतलब I know what a black swan is, yeah. हाँ, नहीं मतलब वोटिंग ब्लैक स्वान में मैं कह रहा हूँ ब्रदर कि जैसे मान लो कि वोटिंग परसेंटेज जो है वो बहुत ज्यादा डिप हो जाए। अभी हो रही है इस वक्त, इस बार कम है पहले से? कम है, पर ऐसा ड्रास्टिक नहीं है। उसमें भी आपको मैं बताता हूँ कि इंटरेस्टिंग फैक्टर है। जो सीट्स जो बीजेपी एक तरफा जीतती है वहां वोटिंग काफी कम है। जहां अपोजिशन मजबूत है, वहां जहां अपोजिशन का कैंडिडेट मजबूत है, वहां वोटिंग ज्यादा है। विच मीन्स क्या हुआ कि जहां पे अपोजिशन ने गिव अप कर दिया है, जहां जैसे मान लो गाजियाबाद की सीट है, वो सीट पिछली बार बीजेपी 3-3 लाख से ज्यादा की मार्जिन से जीतती है। इस बार वहां पे वोटिंग परसेंटेज और डिप हुआ है। पर इसका ये, जब हम पोल करते हैं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, पर उसका ये मतलब नहीं कि कांग्रेस जीत रही है। इसका ये कॉन्सेप्ट, लॉजिकल एनालिसिस फ्रॉम द ग्राउंड ये कि जो वही लोग वोट करें जिनको पता है कि भाजपा को वोट करना है, वही जीतने वाली, दूसरी तरफ का करने। वहीं अगर आप मान लो बंगाल, वहां 75% तक वोटिंग हुई। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी भी अपने पार्टी को वोटर्स को निकाल रही है और वहां पे बीजेपी भी अपने पार्टी के वोटर्स को निकाल रही है। तो वहां पे डिसाइड करेगा स्विंग वोटर कौन है। आई वाज गोना आस्क यू कि ये स्विंग स्टेट्स क्या होती हैं लोकसभा के इलेक्शंस के अंदर? कौन सी स्टेट्स हैं जो डेफिनेटिवली उनको आप देख के पूरे देश का इलेक्शन डिसाइड कर सकते हो? वो हर इलेक्शन टू इलेक्शन चेंज होता है। बट हिस्टोरिकली व्हाट्स बीन ट्रू? There is no conclusive, data. It's not UP, Maharashtra, Bihar, or No, Bengal. so basically, swing. It is said that, now it's obvious that UP is a state which has 80 seats, right? So only that party can come into government which on its own can win majority seats in UP, or its alliance wins majority seats in UP. So it is but natural that the road to Delhi will go from UP. But swing state per se, it depends on what is your objective. So say for example for the BJP right now, the objective is just not for Narendra Modi to win the government, come back to power by winning the election. The objective is to get more seats, let's imagine, right? So for him the swing states will become Odisha,
Bengal, Telangana. But for a Congress, for example, for a Congress, the objective is to restrict Narendra Modi from touching the majority. They are not उनको ये fighting. अंदर से पता है, they know this clearly despite the fact that they say that they're not even going to What did Sharad Pawar make as a statement some time back? Did I you have see no that? idea. I'll tell you. Sharad Pawar said that eventually all the regional parties have to merge in the Congress. Why in middle of an election there's such a strong leader like such a not strong but a veteran leader like Sharad Pawar will make a sudden statement that eventually all the regional parties have to merge into Congress, which you are suggesting that after the elections you are not coming into the power at all anywhere. in the Lok Sabha. I'm not talking about assembly. Assembly, Haryana will have a good क्योंकि fight. अजीब सा सिस्टम है ना, महाराष्ट्र में तो एनसीपी का डिप्टी सीएम आता है, फिर एकनाथ शिंदे जी आते हैं, फिर देवेंद्र फडणवीस भी आते हैं. महाराष्ट्र के अंदर तो बेसलाइन पॉलिटी की चेंज हो गई, तो जितना भी ऑपोजिशन का एंटी वोट है विच इज उद्धव ठाकरे और शिंदे का जो 22% का वोट था वो आधे में स्प्लिट हो गया है. तो शरद पवार जी का 14-15% का एनसीपी का वोट है वो स्प्लिट हो गया बिकॉज अजीत पवार इधर आ गए. तो स्प्लिट की पॉलिटिक्स एक टैक्टिकल पॉलिटिकल मूव किया गया है कि ऑपोजिशन का वोट स्प्लिट कर दो जिससे कि उसकी सीट्स कन्वर्ट ना हो पाए. बट ओवरऑल मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑपोजिशन के नेताओं को भी समझ में आ रहा है कि दे आर फाइटिंग नॉट टू विन द इलेक्शन बट टू थिंक कि हु विल बी द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और इफ एनी ऑफ देम कैन बी द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन. सो से फॉर इन दैट कॉन्टेक्स्ट फॉर द कांग्रेस व्हाट इज इंपॉर्टेंट दैट 180 सीट्स वेयर इट इज गोइंग हेड ऑन अगेंस्ट द भारतीय जनता पार्टी, it is increased its seats tally than last time. So Karnataka is a state which will see Congress doing better than last time, for example, I'm telling you. So for it depends, swing states change from one party to the other depending on the objective of a party. So here the BJP's objective is just not to win. So say for example if the BJP loses seats in UP, if BJP gets 50% less seats in UP, then it cannot come into power. But that is not happening. BJP is very, very strong in UP. It is stronger than 2019. So swing state is a state which can change the outcome or which can decide the overall outcome for a political party. If you can't watch a full podcast, watch a clip instead. You'll be as entertained and as informed. That's my guarantee. That's why you got